आने वाले भविष्य में वो तस्वीर जिसमें C-17 एयरक्राफ्ट से लोग लटके हुए हैं, वहां पर मार काट चल रही है, और आपने जो भारत का असर, इस पर भारत का क्या असर होगा, तो ये तालिबान के आने से जैसे सीरिया में इस्लामिक स्टेट का और मोसूल इराक में जब इस्लामिक स्टेट का दबदबा आया, तो एक आपने देखा था देयर वाज अ सर्ज इन रेडिकलाइजेशन, एक तूफान सा आया था जिहादी रेडिकलिज्म में। वो तूफान अवश्य आएगा। प्रेसिडेंशियल पैलेस है, गवर्नर के पैलेस में किस तरीके से उनको लग रहा था मैं कहां पहुंच गई, कौन सा जन्नत है भाई। उसी तरीके से वो बच्चों के पार्क में वो किस तरह से वो जो खिलौने हैं उनके साथ वो, क्योंकि दिमाग तो उनका उसी स्तर का है। वाकई में उनका दिमाग उससे ज्यादा नहीं है सर। इनको कभी इनको शिक्षा तो दी नहीं गई, इनको सिर्फ AK-47 वो कैरी करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। अब आप दिखते रह जाए कि वी फॉट द रॉन्ग एनिमी एटसेट्रा एटसेट्रा, उससे कोई फर्क पड़े। लेकिन वहां पर कई जो वहां पर, और उनका ये कहना है कि ये जितने आप हमारे यहाँ जैसे कुछ लोग हैं ना कि वो किसी भी सरकार में अपना जगह बना लेते हैं किसी न किसी तरीके से, नाम नहीं लूंगा, कई बहुत बुजुर्ग हैं उनको बहुत दुख लगेगा कि वो हर सरकार में वो अपना अपना वो रास्ता बना लेते हैं, कोई ना कोई सिडिक्योर, कोई अपना स्थान, कोई पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह के लोग अमेरिका में बहुत है जो कि कहीं ना कहीं वो एडवाइजरी रोल में है, चाहे वो रिपब्लिकन्स की सरकार हो चाहे या डेमोक्रेट्स की सरकार हो, उसमें अपना स्थान वो ढूंढ लेते हैं। और वो लोग, वो एक परमानेंट कवाल है जो कि हमेशा ये डराता रहता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, या जो भी नई जो डिस्पेंसेशन होती है उसको, इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई अगर ऐसा देखो ये पाकिस्तान को मत छेड़ो, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो ये अगर आप, ये कोई सोचता है कि पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कोई फीचर्स होंगे, कोई खाई होगी, कभी ये होने वाली बात नहीं है। याद रखें कि पाकिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सॉरी अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। एक लैंड, पूरी दुनिया में कोई 46 ऐसे कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, और पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान उनमें से एक है। और जो समुद्री दरवाजा है या समुद्री दरवाजा जो है अफगानिस्तान का, वो तो पाकिस्तान में ही जाकर खुलता है। फिलहाल हमने चाबहार की कोशिश की, लेकिन अभी वो, आपको मालूम है कि अभी उस पर एक सवालिया निशान बन गया है चाबहार पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इतने पैसे लगाए, वो जारगंज दिलाराम हाईवे बनाए, ये सब देखिए पैसे बर्बाद कहीं नहीं हुए हैं। ये एक मोमेंटरी फेज है, चीजें बदलती रहती हैं, वो समय का चक्र चलता रहता है। लेकिन हमने इसी डिपेंडेंस को रोकने के लिए, ये कराची अफगानिस्तान वाले डिपेंडेंस को रोकने के लिए हमने ये चाबहार का प्रोजेक्ट लिया। जब वहां पे अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी थी तो यही रास्ता था, उनके भी अपने जो मिलिट्री सप्लाईज है, लॉजिस्टिक्स है, उसका एक पाकिस्तान के थ्रू ही गुजरना था। उसको जो पाकिस्तानी हुक्मरान है उसको मैनिपुलेट करते थे, इस चीज को, इस वीकनेस को। वो कहते थे हम क्या करें, देखिए सेफ्टी, आपको सुरक्षा देना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम सुरक्षा देंगे आपको, आप घबराइए मत। तो वो ये दोहरी चाल चल रहे थे, सबको मालूम था। तो ये पाकिस्तान का ये, मैं इतना इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि हमारे सुनने वाले जो है इस बात का उनको एहसास होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का इन्वेजन हुआ है, तालिबान का इन्वेजन नहीं हुआ है।
और ये अमेरिका की नीतियों के कारण हुआ। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग का कहना है, मैं कुछ जो जनरल्स हैं नाटो के, उनका मैं पढ़ रहा था, उनका मानना है कि भाई देखो, हमने कम करते 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 तो फौजें बहुत ही कम कर दी थी ना, 4,000 5,000 पे आके रुक गए थे। लेकिन फिर भी चलो तालिबान इंसर्जेंसी चल रहा था, तालिबान विद्रोह चल रहा था, लेकिन फिर भी जो अफगान सरकार थी, अफगान नेशनल फोर्सेस थे, वो तो कायम थे ना। एक 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 एक, एक, एक देश का एक स्वरूप था ना। तो आपने वहां से जिस तरह से आपने अपनी सेना लोगों को हटाया और अपनी फौजें हटाई, पुष्पेंद्र जी, आने वाले आने वाले भविष्य में वो तस्वीर जिसमें C-17 एयरक्राफ्ट से लोग लटके हुए हैं, मारा मार वहां पर मार काट चल रही है, वो तस्वीर और मतलब C-17 के चारों तरफ मतलब लोगों का हुजूम, वो जो कि डेस्परेट, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए डेस्परेट, वो कौन लोग हैं? क्या उसमें वो मुसलमान नहीं है? वो तस्वीर कभी नहीं जाएगी। और अभी इन्होंने कहा, ब्रिटेन ने कहा मैं 10,000 लोग, अमेरिका ने कहा मैं, वो ट्रांसलेटर्स थे वगैरह जो इनके साथ काम करते थे, कि हम इनको एक्सेप्ट करेंगे, स्पेशल वीजा देंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर स्पेशल वीजा दे भी दिया तो ये एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे अगर तालिबान का कंट्रोल रहा? ये एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे? दूसरी बात दूसरी बात की ये बताइए कि जब आप एक विश्व शक्ति, एक सुपर पावर, तो आपका एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस तो होगा ही होगा। अगर आप अमेरिका के कमांड्स देखें तो पूरे ग्लोब को कमांड्स में उन्होंने, सेंट्रल कमांड, एशिया पैसिफिक कमांड, इस तरीके से इनके 6-7 कमांड है। तो इनका तो एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस है, और उसी की तरह ये विश्व शक्ति है, सुपर पावर है। और हमारे जो लोग इतनी व्याख्यान करते हैं अमेरिकी अमीरी की, ये अमीरी इसी के कारण है। लेकिन आज आज आपकी जो शाख थी वो गिर गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिकन की शाख गिर गई। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई उनका जो मुख्य उद्देश्य है अभी वो चाइना चाइना को अनरेवल करना, तो उसके लिए जितने इनके मिलिट्री एसेट्स है वो इनको एशिया पैसिफिक रीजन में चाहिए, ये इधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होना चाहते, इसलिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे काफी काफी कुछ गतिविधियां चल रही है साउथ चाइना सी में, और उसमें तो वो उस तरफ को फोकस करना चाहते हैं। ये भी एक विश्लेषण है लोगों का। इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो समस्या अमेरिका छोड़ के जा रहा है, अब किसके गोद में आके गिरेगा वो समस्या? रशिया के, चाइना के, ईरान के, उनकी गोद में गिरेगा। ये भी एक विश्लेषण है, और ये सही सही विश्लेषण है। ईरान अभी तक, आपने, पहले मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, आपने रशिया की, ये बड़े, मैंने सुना कि पुतिन ने वो कर लिया, पहली बार किसी ने किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब सरकारी नहीं बनी है तो रिकॉग्नाइज और करने का क्या औचित्य है? तो उन लोगों ने कहा कि रशियंस को देखिए मालूम था, ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, कि रशियंस को मालूम था कि अंजाम क्या होगा, उनको मालूम था कि सूरत क्या होगी, इसलिए उन्होंने तालिबान के साथ संबंध पहले ही साध लिया था। लेकिन एक इतना आपको बता दूं कि जब तक अमेरिकन मजबूती से थे वहां, रशियन से ज्यादा खुश कोई नहीं था। और आपने जो भारत का असर, इस पर भारत का क्या असर होगा, तो ये तालिबान के आने से, जैसे सीरिया में इस्लामिक स्टेट का और मोसूल इलाके में जब इस्लामिक स्टेट का दबदबा आया,
तो एक आपने देखा था, देयर वाज अ सर्ज इन रेडिकलाइजेशन, एक 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 तूफान सा आया था जिहादी रेडिकलिज्म में। वो वो तूफान अवश्य आएगा, लेकिन वो तूफान जो है वो रशिया का जो सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट है उसको, उस पर भी असर डालेगा। और जो सीरिया में जहां पर रशियंस का काफी रोल रहा है, उन सभी इलाकों में जो रेडिकलाइजेशन होगा और उसका असर पड़ेगा। और इसका असर कश्मीर पर भी पड़ेगा, इसका हिंदुस्तान पे पड़ेगा। और मैं आप कह रहे हैं कि आगे क्या पड़ेगा, मैं तो ऑलरेडी देख रहा हूं जो पैनलिस्ट आ रहे हैं टेलीविजन पे, वो तो खुद ही तालिबान के स्पोक्समैन की तरह बोल रहे हैं। महिलाएं जो है हमारे यहाँ वो तालिबान की, इसको कोई पर्सनल बोर्ड, अब बताइए कि पर्सनल बोर्ड का तालिबान से क्या लेना देना, क्यों हमदर्दी। और इसका मैं थोड़ा सा एक आपको एक कारण बता दूं कि मेरी जो अपनी सोच है और मेरा जो अपना मेरा अध्ययन है, कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर ये तालिबान जैसे फोर्सेस या लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये इस्लामिक स्टेट इतने क्रूर क्यों है, इनमें इतनी क्रूरता क्यों भरी हुई है। तो एक विश्लेषण ये है कि क्योंकि ये रेगिस्तान में पैदा हुआ था ये मजहब, और रेगिस्तान आपको मालूम है, रेगिस्तान इज अनफॉरगिविंग, रेगिस्तान में अभाव है, वहां कुछ भी नहीं होता रेगिस्तान में। तो वहां की जो उत्पन्न हुई विचारधारा है वो हमेशा क्रूर विचारधारा होगी, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, प्रकृति ने कुछ नहीं दिया है रेगिस्तान को। तो इसलिए जब वो प्रकृति, आप हमारे यहाँ देखिए एक रेगिस्तान और हमारे यहाँ जो जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं या वन बोलते हैं, उन दोनों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि वन में क्यों जाते थे, वन में बहुत बायोडाइवर्सिटी था। अगर आप एक टुकड़ा ले लें किसी वन का, मान लीजिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उसमें एक पूरी दुनिया है ऑर्गेनिजम्स की, वो चीज रेगिस्तान में नहीं लागू है। पश्चाताप करने के लिए जीसस क्राइस्ट रेगिस्तान में गए थे, पश्चाताप नहीं, वो तप करने के लिए बोलिए, वो रेगिस्तान में गए थे। लेकिन हमारे यहाँ लोग, आप अगर वेदों को देखें तो वेदों का एक पूरा अंश जो कि है वो जैसे कुरान में मक्का और मदीना का वो लिखा हुआ है कि ये मक्का में लिखा गया, ये मदीना में लिखा गया, वैसे हमारे यहाँ की ये वाला जो श्लोक है ये वन में लिखा गया, या जिसको बोलते हैं आरंक्य, आप उसमें पूरा उसको लिखा जाता है कि हाँ ये वहां पे इसको कंपोज किया गया था इस श्लोक। तो इसलिए तो ये क्रूरता, ये सब इसका कारण यही है कि ये रेगिस्तान में ये हुआ। आपको मैं बता दूं और एक पैरेलल मैं ड्रॉ कर लूं कि जब इस्लाम पर्शिया में पहुंचा तो पर्शिया एक बहुत ही उन्नत सिविलाइजेशन था, बहुत ही उन्नत सिविलाइजेशन। हिंदुस्तान और पर्शिया में आपको मालूम है कि कितना गहरा संबंध था। आप कई पर्शियन स्कॉलर से बात कर रहे हैं, ये जो कई नालायक लोग बोलते हैं ना कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ज्यादातर उर्दू जो ये जिसकी चर्चा करते हैं, पर्शियन से कई वर्ड्स उन्होंने लिया है। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, बहुत मशहूर प्रोफेसर है पर्शियन, या कोई भी पर्शियन के आप विद्वान से आप बात कर ले, कहता है अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आप पर्शियन के विद्वान नहीं हो सकते। तो हमारा गहरा संबंध था। तो जब हमला हुआ तो ये रेगिस्तान वालों ने जब वहां पे हमला किया पर्शिया पे, टुडे ईरान पे, तो ये तो पागल हो गए। ये जब बिल्डिंग्स को देखने लगे और वो कारपेट्स और ये कालीन और ये पागल हो गए, जो लूट मचाई उन्होंने।
बिल्कुल उसको फिर उसको बराबर कर दिया। आज आप वही देखे, तालिबान का वही रूप आप देख रहे थे। वो प्रेसिडेंशियल पैलेस है कि गवर्नर के पैलेस में किस तरीके से उनको लग रहा था मैं कहां पहुंच गई, कौन सा जन्नत है भाई। उसी तरीके से वो बच्चों के पार्क में वो किस तरह से वो जो खिलौने हैं उनके साथ वो क्योंकि दिमाग तो उनका उसी स्तर का है। वाकई में उनका दिमाग उससे ज्यादा नहीं है सर। इनको कभी इनको शिक्षा तो दी नहीं गई, इनको सिर्फ AK-47 वो चल वो कैरी करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो जो आपने आज से 1200-1300 साल पहले जो ईरान में जो पर्शिया में देखा, वही आज आप देख रहे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तो रशिया रशिया की जो आप लोग बात कर रहे थे, तो रशियंस का ऐसा नहीं था कि उनके रशियंस का कहना है कि अमेरिका's defeat is not our victory। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि चाइना एक्चुअली बहुत खुश है होता है अंदर अंदर की अमेरिकन प्रेजेंस है जापान में, कि कम से कम उनको कंस्ट्रेन करके तो रखा हुआ है ना। उसी तरीके से रशियंस वेर वेरी हैप्पी कि ये हो। लेकिन अभी रशियंस ने क्यों किया एक मैसिव एक्सरसाइज, ये ताजिकिस्तान अफगानिस्तान और ये उज्बेक और ताजिकिस्तान फोर्सेस से अलग अलग मैसेज देना चाहता था तालिबान को रशिया ने। तो ये लोग अगर कोई समझते हैं कि ये कि रशियंस ने वो बड़े खुश हैं और उसका ये है, ये इतना भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड के बाद ये इशू नहीं है। अब आप कहेंगे ईरान की, ईरान ने किया था शुरू शुरू में सपोर्ट, और आपको मालूम है कि वो कौन मुल्ला मंसूर था, जब वो ईरान से पाकिस्तान की आ रहा था तभी अमेरिकन ने उसको ड्रोन करके मार दिया था। तो एक वक्त था जब इन्होंने वो चाहते थे कि किसी तरह से अमेरिकन चले जाए, और आपको मालूम है ईरान और अमेरिका की क्या अभी स्थिति है उनके रिश्तों की, तो वो चाहते थे। लेकिन ये जब से अभी तालिबान का ये हुआ है, अगर कोई कहीं पर सबसे ज्यादा अगर फिर से दोबारा विश्लेषण रीवैल्यूएशन हो रहा है, रीअसेसमेंट, वो है ईरान में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये शिया, ये तालिबान जो है एंटी शिया है। और जो चीजें हैरत में हुई, आपको थोड़ा सा मैं एक इतिहास का एक पहलू बता दूं कि सबसे पहले अफगानिस्तान में पर्शिया के बाद हैरत में के ही लोग मुसलमान बने थे, और उसके कई सालों के बाद बाकी बने थे। तो उनको जो भी हैरत में हुआ, हैरत में बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस दिया है। ये जो लोग टेलीविजन पे आके ये गलत बातें बताते हैं कि उनका खैर मकदम हुआ, उनका बड़ा स्वागत हुआ, लोग बड़ी खुशी से उनको इनवाइट किया, ये बिल्कुल गलत बात है तालिबान को। तो ये आप देखेंगे कि ये शिया सुन्नी जो द्वंद्व है, ये इस पर भी इजाफा होगा। और अगर दुनिया में रेडिकलाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इफेक्टेड देश होगा तो वो हिंदुस्तान होगा। इसमें गुलिकों की माँ है भाई, उसकी माँ बैठी हुई है यहाँ पे देवबंद।